नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आप जेके बायोलॉजी क्लास को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और अपना वैल्यूएबल कमेंट लिख रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और ये हमें नया उत्साह प्रदान करता है नए वीडियो बनाने के लिए। आइए इस वीडियो में हम लोग CSIR नेट लाइफ साइंस नवंबर 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर एनालिसिस और पॉसिबल आंसर के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यह डिफरेंट पार्ट में इस चैनल पर मौजूद हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप और भी सवाल को देखना चाहते हो और एनालिसिस को, मेमोरी बेस्ड एनालिसिस को, तो आप वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स को देख सकते हैं। और यह डिस्क्रिप्शन एनालिसिस नए स्टूडेंट के लिए जो पहली बार दे रहे हैं काफ़ी बेनिफिट होता है। उनको भी आइडिया होता है कि किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो एक और सवाल आया था, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। और इससे कंसिस्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। 2017 में भी सवाल पूछे गए थे। और रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से आप जीन मैपिंग के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को अच्छी तरीके से समझना है। और इसमें क्या बात कहा गया था, जो जैसा बच्चों ने बता रहे थे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 सेंटीमॉर्गन से ज़्यादा नहीं होता, ये स्टेटमेंट के उस तरह पूछा गया था। और जो कि ये क्या था, सही स्टेटमेंट था। आपको मैं थोड़ा सा और एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं या आपको नहीं समझ में आता है तो कम से कम एक जो वीडियो है, जैसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, आपको देखना चाहिए। इसमें क्या है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लीन हो जाते हैं, कैसे रिकम्बिनेशन होता है और कैसे गैमिट का फॉर्मेशन होता है। आप एक बार देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा। आप यूट्यूब में कर सकते हैं बेसिक ऑफ गैमिट फॉर्मेशन और जेके बायोलॉजी क्लासेस, तो आपको इस वीडियो को देख सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, जो काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है। गैमिट फॉर्मेशन और रिकम्बिनेशन के दौरान कैसे गैमिट बनते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में किसी चीज़ को हम समझते हैं थोड़ा सा, कि अगर एक वाइल्ड टाइप एनिमल है, बी और वीजी है, स्मॉल बी और वीजी है, तो इसका पेरेंटल गैमिट क्या बनेगा, कैपिटल बी और वीजी। जो पेरेंटल गैमिट बनेगा, कैपिटल बी और कैपिटल वीजी पेरेंटल गैमिट, दो पेरेंटल गैमिट। लेकिन ये कितने रिकम्बिनेंट बनेंगे, तो इस तरीके से इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसके जीन के बीच की दूरी कितनी है। और किसी भी परिस्थिति में जो इसका अमाउंट होगा दोनों का, ये 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 50% पेरेंटल गैमीट और 50% रिकम्बिनेंट गैमीट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरह का केस होगा। तो हमें लगता है कि आप इसको समझ लिए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर आपने इसको सही बनाया होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। एक सवाल था स्पेसीज एक्सटेंशन, और यह काफी सिंपल सवाल है। और ऐसा नहीं कि कोई नया सवाल पूछा जा रहा है, इस तरह के कॉन्सेप्ट के सवाल पहले भी पूछे गए हैं। जैसे 2014 में, 16 में भी एक तरह का सवाल पूछा गया है कि स्पीसीज एक्सटेंशन का क्या मतलब, कैसे क्या कैरेक्टर होना चाहिए तो स्पीसीज एक्सटेंशन के लिए। मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया था, पहले हमारे चैनल पर मौजूद है, स्पीसीज एक्सटेंशन कैरेक्टर्स एंड काउस। आप इसको देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं क्या उसका जो पॉसिबल आंसर माइट बी लो पॉपुलेशन साइज, एक तो होना चाहिए स्पीसीज एक्सटेंशन के लिए, तो शायद ये था। और अगर आपको इससे संबंधित और भी कुछ ऑप्शन जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जैसे क्या हो सकता है, शॉर्ट लाइफ स्पेन, हाई स्पेशलाइजेशन डाइट, लो रिप्रोडक्टिव रेट, इस तरह के और प्रॉपर्टीज होते हैं। और यह कोई नया सवाल नहीं था, बना सकते थे इसको। अगर आपने बनाया होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के बारे में था थोड़ा सा। ये डिफरेंट तरह का सवाल था। अब ये लगता है कि सीएसआर में पहली बार इस तरह का अप्रोच से सवाल पूछा गया है, इसके पहले इस तरह का सवाल नहीं पूछा गया था। और ये कहता क्या है कि अगर आपका, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक दिखाया है, कि अगर मान लीजिए कि मेंडेलियन जेनेटिक्स से थोड़ा डिफरेंट होता है, कि अगर कोई 10 सेंटीमीटर का कोई एनिमल है और क्या एक 6 सेंटीमीटर का एनिमल है, और दोनों होमोजाइगस है, तो F1 में क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस होगा।
तो हम लोग अगर मेंडेलियन को फॉलो करें तो वास्तव में क्या होगा, इसका जो अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको 10 सेंटीमीटर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में। दोनों एलील का जो होता है कंट्रीब्यूशन होता है, इस वजह से दोनों एलील का कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर उसका जो F1 जो हेट्रोजाइगस है उसकी बात करें कि कितनी हाइट का होगा, तो दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़ के फिर क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो बिल्कुल 8 सेंटीमीटर होता है इस तरीके से। तो सवाल इसी तरीके का था कि एक जो P1 को पेरेंट से 1 kg था, P2 3.2 kg था, तो इसका जो है अगर एवरेज कर दें तो हमारा F1 का जो वेट होगा 2.2 kg होगा। अगर आपने इसको इस तरीके से बनाया होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और यह हमें लगता है पहली बार इस तरह का सवाल पूछा गया, लेकिन यह बेसिक इंफॉर्मेशन में हम लोग कभी कभी बच्चे को इसको बताते हैं कि देखो ये मेंडेलियन जेनेटिक्स से क्या है, डिफरेंट है। आइए, बैक्टीरियल ऑपरेट, इस तरीके के सवाल कंसिस्टेंट पूछे गए हैं। डिफरेंट तरह के सवाल बैक्टीरियल ऑपरेशन से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में पूछे गए हैं। यह मॉर्निंग में पूछा गया था कि लैक ऑफ ब्रेन को ऑन होने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, तो उसके लिए 2 कंडीशन है, ग्लूकोज अब्सेंट होना चाहिए और लैक्टोज क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। लैक्टोज क्या होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, सॉरी, ग्लूकोज अब्सेंट होना चाहिए लैक ऑफ ब्रेन को ऑन होने के लिए, अब्सेंट होना चाहिए, और लैक्टोज क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। लैक्टोज क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। और हमने 2 तरह का अलग अलग वीडियो ऑलरेडी CSI नेट जेके बायोलॉजी क्लास पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। लैक ऑफ ब्रेन का एक वीडियो है और एक ग्लूकोज इफेक्ट का, तो दोनों वीडियो काफी लाभप्रद होगा आपको समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को कि बैक्टीरियल ऑपरेंट में हम कैसे सवाल को बनाते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था और यह कोई नया टॉपिक नहीं था, कंसिस्टेंट इससे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आपको भी अगर आप फ्यूचर में इसको तैयारी रखनी है अच्छी तरीके से, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। आइए एक और सवाल को हम देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का सवाल था, काफी सिंपल सवाल था। सवाल में पूछा गया था कि जो प्लांट्स है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं या प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, क्यों नाइट्रोजन फिक्सिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो वातावरण में नाइट्रोजन मौजूद है उसको डायरेक्ट वो ले नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या फिक्स करना पड़ता है। फिक्स करने का 2 तरीका, या तो केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में दिया जाए उसको फिक्स करके, या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाए। जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एसोसिएशन के साथ डिफरेंट तरीके से डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन। तो जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, मोर देन 90% जो होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। और एक और इसी तरीके का सवाल पूछा गया, तो प्लांट क्या अपटेक लेना पसंद करते हैं, तो अमोनिया और नाइट्रेट फॉर्म को लेना पसंद करते हैं। एक सवाल था एग्रोबैक्टीरियम के फीचर से पूछा गया था कि आपको बताना था कि एग्रोबैक्टीरियम से संबंधित कुछ पॉइंट दिए हुए थे और उसको बताना था कि कौन बात गलत है। तो हमें जितना समझ में आता है, एक ऑप्शन था शायद ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, एग्रोबैक्टीरियम जो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और इसको हम लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं, क्योंकि आसानी से इन्फेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्लांट को और कैलस लाइक स्ट्रक्चर इस तरह के बनाते हैं। और इसको टिश्यू कल्चर में भी कभी कभी हम लोग अगर चाहें तो इस तरह का सवाल पूछा जाता था कि एग्रोबैक्टीरियम में ऑक्सिन्स और साइटोकिन्स के जो जीन होते हैं उसको हम लोग रहते हैं, इस वजह से उसको इन्फेक्ट करा के हम लोग कैलस लाइक चीजों को फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैलस के लिए आपको ऑक्सिन्स और साइटोकिनिन चाहिए और इस तरह के जीन इस बैक्टीरिया में मौजूद हैं। तो इसमें सवाल जो पूछा गया था कि कौन सा बात गलत है, तो एग्रोबैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव नहीं होता है, बिल्कुल क्या होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। अगर आपको लगता है कुछ और डिफरेंट सवाल था तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, काफी कंसिस्टेंट सवाल इससे पूछे जाते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से। या कोई नया सवाल नहीं, हम अपने बच्चों को बराबर इस तरह का बताते हैं कि देखो यहाँ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर को ध्यान रखना है। और यह सवाल तो हमको लगता है रिपीट किया गया है, क्योंकि हमको लगता है 18 में शायद या 19 में पूछा गया था सेम तरह का सवाल कि कौन में टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं होती है। तो मैं बता देता हूँ, हम अपने बच्चों को लिखाया भी करते थे, EGF, इंसुलिन, नर्व ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो ये सब में क्या होता है कि आपका टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होता है साइटोसोलिक डोमेन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी हुई, क्रॉस फास्फोराइलेशन करते हैं रिसेप्टर के बाइंड होने के बाद। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ग्रोथ फैक्टर जो होना चाहिए, उसमें क्या होता है, नहीं होता है।
तो अगर आपने ग्रोथ फैक्टर लगाया होगा तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। और ये सिग्नलिंग पाथवे से भी कभी-कभी पूछा जाता है कि रैफ रैस के बारे में पूछा जाता है, मैप काइनेज, काइनेज को एक्टिवेट मैप काइनेज। तो ये जो पाथवे है काफी महत्वपूर्ण है। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से संबंधित जो एक्टिविटी होती है वह भी काफी महत्वपूर्ण है और फ्यूचर में से सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरा ये जो क्या नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और इससे भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आइए हम लोग कुछ और आगे देखते हैं। साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे, इस सिग्नलिंग पाथवे से भी काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और इस बार जो सवाल पूछा गया था कि विच ऑफ द इम्यूनो एसिड फाउंड इन द रिस्पॉन्स रेगुलेटरी एलिमेंट, आपसे पूछा गया था कि रिस्पॉन्सिबल कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं जो इम्यूनो एसिड फाउंड, एस्पार्टिक एसिड जो इसका क्या सही आंसर था। अगर आपने बनाया होगा तो आपको आंसर मिलेंगे। तो वास्तव में टू कंपोनेंट सिस्टम पाथवे है क्या? तो एक तो क्या होता है, सेंसर होता है जो हिस्टाडीन काइनेज होता है, और जो रिस्पांस और रेगुलेटरी एलिमेंट होता है उसमें रिसीवर में एस्पार्टिक एसिड होते हैं और वो गेट फास्फोलाइलेटेड होते हैं। तो क्या होता है, सिग्नलिंग पाथवे को, कैस्केड पाथवे को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो ये काफी सिंपल सवाल था और अगर आप जानते हैं तो अगर बनाया होगा तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, एक सवाल पूछा गया था रोलिंग सर्कुलर डीएनए रिप्लिकेशन। हम अपने बच्चे को बराबर रोलिंग सर्कुलर डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ाते हैं और बताते भी हैं कि देखो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसमें जो सवाल पूछा गया था कि आपको बताना था कि रोलिंग डीएनए रिप्लिकेशन से संबंधित कुछ आपको बताना था, तो उसका जो करेक्ट आंसर था क्या, मल्टीपल सर्कुलर कॉपी ऑफ डीएनए का निर्माण होता है, यही आपको बताना था। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं कि इस तरह का जो रिप्लिकेशन होता है वायरस में होता है या फर्टिलिटी फैक्टर जो ई कोलाई में रहता है, इस तरह का रिप्लिकेशन करते हैं। और ये कैसे करते हैं, बेसिकली आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और डीएनए में सबसे पहले एक्सोजीनियस एंजाइम के द्वारा नीक किया जाता है और नीक करने के बाद क्या होता है, एज ए टम्पलेट इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे स्टैंड को एज ए टम्पलेट स्टैंड करके क्या करता है, सिंथेसिस किया जाता है और सिंथेसिस करने के बाद क्या बनता है, एक नया जो स्टैंड्स बना वो भी सर्कुलर बन जाते हैं। और फिर क्या इसी तरीके से उस टम्पलेट का यूज करके बार बार मतलब डीएनए बनाया जाता है और इस तरीके से मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए बनते हैं। या सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन टेक होम मैसेज है, कहने का क्या मतलब कि रोलिंग सर्कुलर डीएनए रिप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है जो हमको ध्यान रखना है। अब जो एक और सवाल पूछा गया था कि क्रोमोजोम्स रीजन के बारे में पूछा गया था कि इस तरीके से दिखाया गया था कि 14p11 क्या शो करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पी जो डिनोट करता है, आपको देख रहे शॉर्ट आर्म को डिनोट करता है और क्यू जो डिनोट करता है लॉन्ग आर्म को डिनोट करता है। तो एक ऐसा ऑप्शन था कि पी जो है शॉर्ट आर्म क्रोमोजोम्स को डिनोट करता है, 14 जो है नंबर क्रोमोजोम, 14 वाले नंबर क्रोमोजोम को डिनोट करता है, और 11 क्या करते हैं, रीजन और बैंड को डिनोट करते हैं। यही इसका क्या था, सही आंसर था। और इस तरह का जो चीजों को हम लोग पहले भी पढ़ते हैं, मतलब तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित था कि अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो बनाया होगा आपने और आपको सही मार्क्स मिलेंगे। अब एक दो तीन क्वेश्चन था, जैसे एक क्वेश्चन था SK1 फैक्टर का रोल इन सी लिगेंड्स। SKN क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो मैटरनल फैक्टर है, मैटरनल से आता है। हमें नहीं मालूम है कि इसका क्या क्या ऑप्शन था, लेकिन इससे एक सवाल पूछे गए थे। और SK1 जो जीन है काफी महत्वपूर्ण जीन है, मल्टीपल फंक्शन में काम आते हैं, जैसे स्ट्रेस रिस्पॉन्स में और खास करके एजिंग में काफी इन्वॉल्व होते हैं, एज एंड एज रिलेटेड डिजीज में भी काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। एनीवे अगर आपका इसका ऑप्शन मालूम होगा कि क्या सवाल पूछा गया होगा तो आप उसको लिख सकते हैं। दो और सवाल पूछे गए थे बैक्टोफाज जीन्स रेगुलेशन से, और कंप्लीमेंट टेस्ट बेस्ड सवाल पूछे गए थे। और कंप्लीमेंट टेस्ट काफी महत्वपूर्ण है, इससे कंसिस्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। और इसके डिटेल के लिए आप जेके बायोलॉजी क्लास में कंप्लीमेंट टेस्ट को अगर आप देखने की इच्छा रखते हैं तो देख सकते हैं। और लास्टली थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जेके बायोलॉजी क्लासेस को। और अगर आप CSR नेट लाइफ साइंस क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 6202692436। और लास्टली थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स वंस मोर।